राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको दूसरी कोई वीडियो ग्लाइकोलिसिस पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। समझिए, जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो हमारे शरीर में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, परिसंचरण हो, वो सारी क्रियाएं बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाती हैं। अर्थात हमारे जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर चलती रहती हैं उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा, मेरे प्रश्न का एक उत्तर दीजिए कि हम भोजन क्यों करते हैं? जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि हम अपना पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने अध्ययन किया तब हमें पता चला कि हम लोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए, एनर्जी के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर हम थोड़ा और पढ़ते गए, परिपक्व होते गए, तब हमें पता चला कि ये जो भोजन है वो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। अब ये एटीपी बनता कहाँ से है? हमारी कौन सी शरीर में होने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें एटीपी प्राप्त होता है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम 1 मोल ग्लूकोज को 2 मोल पायरुविक एसिड में चेंज कर देते हैं। क्योंकि मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म के फॉरवर्ड में वीडियो बनाने की कोशिश की है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सकें। ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच 1 मोल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल पायरुविक एसिड। ठीक है, जब हम नीचे इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे तो उसमें हमें यही प्राप्त होगा कि जब हम किसी ग्लूकोज को, उसके 1 मोल को जब हम एंजाइम की सहायता से तोड़ते हैं तो बाद में हमें परिणाम के रूप में पायरुविक एसिड मिलेगा। ठीक, ग्लाइकोलिसिस की खोज की अगर बात की जाए तो इसको सबसे पहले इमर्सन मेयर ऑफ पैरनस ने की थी, जिस कारण से इस ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी, ई से इमर्सन, एम से मेयर ऑफ और पी से पैरनस। तो ईएमपी पाथवे के नाम से ग्लाइकोलिसिस को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो तो मान लिया कि हमारे शरीर में होती है, लेकिन शरीर में कहाँ होती है? तो ये हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जितने भी लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसमें सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाती हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो कैटलिस्ट के रूप में, जो उत्प्रेरक होते हैं, उसके रूप में हम लोग एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से काइनेज, आइसोमेरेज, फ्रक्टोकाइनेज, एल्डेज, डाई हाइड्रोजिनेज, ऐसे करके तमाम एंजाइम हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान एटीपी एडीपी के रूप में चेंज होता है। एक एक करके पहले समझते हैं आप। जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले काइनेज की सहायता से ग्लूकोज 6 फास्फेटेज में चेंज हो जाता है। अगर आप इसे नोट्स के रूप बनाना चाहें तो आप लिखेंगे कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेटेज विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम एंड इन दिस प्रोसेस एटीपी इज चेंज इनटू एडीपी। ठीक, मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज काइनेज की सहायता से ग्लूकोज 6 फास्फेटेज में बदल जाता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि काइनेज क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, और एंजाइम का काम होता है कि वो जो हमारी प्रक्रिया है, चाहे अभिक्रिया कोई सी भी हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस उसको उत्प्रेरित करता है, मतलब इनकरेज करता है ताकि वो इस प्रोसेस को कर सके। ठीक है, तो काइनेज क्या करता है, उत्तेजित करता है ग्लूकोज को कि तुम भाई चले जाओ और ग्लूकोज 6 फास्फेटेज में चेंज हो जाओ। जब ये प्रोसेस होती है उसी दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी क्या होती है, एटीपी जो एनर्जी है वो एडीपी में चेंज हो जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें से एक फास्फेट निकल जाता है जिस कारण से ये हो जाता है एडीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसके बाद हमें प्राप्त हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो है वो भी चैन से नहीं बैठता, उसको भी आइसोमेरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, इसको भी कैटलाइज्ड करता है, इसको भी उत्प्रेरित करता है, और ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है वो चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेटेज में। इस दौरान कोई से भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है।
अब जो फास्फेटेज जो फ्रक्टोज 6 फास्फेटेज है वो फ्रक्टोकाइनेज की सहायता से चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेटेज में। इस दौरान फ्रक्टोज 6 फास्फेटेज से फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेटेज के दौरान एटीपी एडीपी में फिर से चेंज होती है। अब जो फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेटेज है वो एल्डोज की सहायता से दो भागों में बढ़ जाता है। एक क्या रिलीज करता है, DHAP, जिसका फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेटेज। इसमें क्या होता है, अगर चाहें तो हम लोग फास्फोट्राइओस आइसोमेरेज की सहायता से हम इसे 3 फास्फोग्लिसरील्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेटेज होता है वो एल्डोज की सहायता से 3 फास्फोग्लिसरील्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरील्डिहाइड है वो H3PO की सहायता से क्या होता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरील्डिहाइड में चेंज होता है। क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस है उसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आप आसानी से याद कर लें। इसकी ट्रिक ये है याद करने की कि अगर आप इसको एक बार पहले लिख लीजिए, फिर 3 से 4 बार इसको रिवाइज कीजिए लिख कर। पहले तो आप एक बार समझ लीजिए बिल्कुल बारीकी से, फिर एक बार इसको देख कर लिखिए, फिर उसके बाद से फिर थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें आपको याद आती हैं फिर आप बिना कॉपी को खोले हुए, मतलब बिना इस नोट्स को खोले हुए आप उसको लिखिए। शायद आप आधा कम से कम आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ तक तो पूरा अच्छे से लिख सकते हैं बिना देखे। फिर दोबारा आप इसको प्रयास कीजिए और प्रयास करने पर आप पूरा आसानी से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद सबसे ज़रूरी काम है कि आप इसे अपने स्टडी रूम में ज़रूर चिपकाएं, ताकि आप जब भी आए जाए तो आप आसानी से इस जो फॉर्मेट है उसको बार बार देखें, ताकि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए। मैंने भी इसे अपने स्टडी रूम में ही चिपकाया था, फिर आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ले आई हूँ। एक बात तो कॉमन है कि इसमें काइनेज, आइसोमेरेज, फ्रक्टोकाइनेज, एल्डेज, ये सब जो एंजाइम है वो जरूर आएंगी। और जब जब भी काइनेज एंजाइम आएगा, एटीपी हो या फिर एडीपी हो, वो चेंज जरूर होगा, चाहे वो एटीपी एडीपी में चेंज हो या एडीपी एडीपी में चेंज हो। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस टाइम एडीपी जो है एटीपी में चेंज हो रहा है। एक बात ध्यान लायक है कि जो ऊपर था, जितना भी एल्डोज से ऊपर था, उसमें हमेशा एटीपी एडीपी में ही चेंज हो रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरील्डिहाइड जो होता है वो काइनेज की सहायता से 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस में फिर से 2 एडीपी जो है वो 2 एटीपी में चेंज हो जाता है। फिर 1,3 जो डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसमें कौन हेल्प करता है, तो डाई हाइड्रोजेनेज एंजाइम। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजीनेज एंजाइम है, तो समझ लीजिए कि इसमें NAD जो है वो NADH2 में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, NADH2 में चेंज हो जा रहा है। फिर अगर बात करते हैं आगे, तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड इज चेंज इनटू 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ अ म्यूटेज एंजाइम। इन दिस प्रोसेस देयर आर नो एनर्जी आर कन्वर्टेड। ठीक है, फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड इज चेंज इनटू 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ इनोलेज। ठीक, इनोलेज की सहायता से जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। अब ये लास्ट प्रोसेस है 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड चेंज इनटू पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ अ काइनेज, एंड इन दिस प्रोसेस 2 ADP इज चेंज इनटू ATP। आपको याद रखना है कि क्या लास्ट वाले में भी क्या हो रहा है कि जो एडीपी है वो एटीपी में चेंज हो जा रहा है। ठीक, 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड में चेंज होता है, किसकी हेल्प से, काइनेज की हेल्प से। स्टार्टिंग में भी काइनेज था और अंत में भी काइनेज है, पहली बात पॉइंट रखने वाली। दूसरी क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेटेज का फॉर्मेशन हुआ काइनेज जब एंजाइम की सहायता से चेंज हो रहा था, तो और उसमें एटीपी जो थी एटीपी एडीपी में चेंज हुई थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड काइनेज की तो सहायता है लेकिन पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है, और इसमें उल्टा क्या है कि एडीपी एटीपी में चेंज हो रही है। कुछ अलग से समझने के लिए, जो ग्लाइकोलिसिस है उसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा क्रेब्स साइकिल जो होता है उसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। मैट्रिक्स तो आप जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ऑक्सोसोम पाए जाते हैं या फिर F1 कण पाया जाता है।
जो हमारा ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका फुल फॉर्म है ETS का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये F1 पार्टिकल्स पे पाया जाता है। अगर बात करें कि F1 पार्टिकल क्या होता है, तो F1 पार्टिकल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की परत होती है, जो उंगली नुमा संरचनाएं जिसमें पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल, उस पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम। F1 पार्टिकल के हेड में जैसे उसका जो आकार होता है वो टेनिस के बल्ले की तरह होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो उसके जो हेड होता है उसमें हमारा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो प्रोसेस है उसको तो आपको कैसे भी याद करना ही है। आप चाहें तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पास टाइम ना मिले एग्ज़ाम में, बहुत बार होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप डिट्टो ऐसे ही लिख देंगे तो आपका कोई भी एक नंबर भी नहीं काट सकता। लेकिन प्रयास करें कि जितना वर्ड लिमिट दिया गया है उतना कंप्लीट हो जाए, ठीक। लेकिन अगर बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है, 5 मिनट है, तो आप अगर अच्छे से कंठस्थ करके इसको याद रखे होंगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। इस वीडियो में इतना ही।